वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में पेजेंट्स मूवमेंट या फिर फार्मर्स ने जो आंदोलन किया था उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने देखा था इंग्लिश ने कैसे फार्मर्स के ऊपर और सारे इंडस्ट्रीज कैसे उन्होंने बर्बाद किए थे। आज हम देखेंगे फार्मर्स रिवोल्ट क्यों हुआ था, कहाँ कहाँ पर हुआ था, उसका रिजल्ट क्या क्या आया था। पहले रीज़न देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अनफेयर टैक्सेस। अगर टैक्स सिस्टम की बात करें तो फिर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते थे। एक होता था जमींदारी टैक्स सिस्टम, एक होता था रियोथवाड़ी टैक्स सिस्टम और तीसरा था महलवाड़ी टैक्स सिस्टम। जमींदारी टैक्स सिस्टम में जो जमींदार होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। रियोथवाड़ी में इंडिविजुअल पर्सन जाते थे टैक्स देने के लिए और महलवाड़ी में पूरा एक गांव को महल बोला जाता था। गांव में जितने लोग थे पूरे गांव को मिला के एक महल होता था और महल के जो हेड होते थे वो जाके टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। जमींदारी सिस्टम में जब जमींदार ब्रिटिश फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे तब उन पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे ताकि टैक्स कलेक्शन अच्छे से हो पाए और उनको प्रॉफिट भी अच्छे से मिले। ज़मींदार को जितना टैक्स कलेक्शन होता था उसमें से एक कमीशन मिलता था, एक हिस्सा ज़मींदार को मिलता था। तो वो कोशिश करते थे हर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर से टैक्स कलेक्शन कर पाए ताकि उनका भी पैसा बढ़े यहाँ पर। इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर होता है वो ज़मींदारी सिस्टम में था। दूसरा देखेंगे यहाँ पर मनी लेंडर्स भी काफ़ी टॉर्चर करते थे। मनी लेंडर्स मेनली टॉर्चर करते थे रियोथवाड़ी सिस्टम में। रियोथवाड़ी सिस्टम में इंडिविजुअल पर्सन को जाके टैक्स देना पड़ता था, पर उसमें जो ज़मीन का कितना टैक्स होगा वो ब्रिटिशर डिसाइड करती थी कि कितना पोटेंशियल है ज़मीन का। मान लीजिए किसी ज़मीन पे अगर ब्रिटिशर बोल दे कि इस पर 20 किलो चावल उग सकता है तो 20 किलो चावल अकॉर्डिंग टू 20 किलो चावल फार्मर को टैक्स देना होगा, ना कि असलियत में कितना उगेगा। मान लिया असलियत में सिर्फ 10 केजी हुआ, 10 केजी राइस, पर फार्मर को जो टैक्स देना होगा वो 20 किलो के हिसाब से देना होगा। इसके लिए टैक्स काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है और ब्रिटिशर को रियोथवाड़ी में फार्मर्स टैक्स दे पाए इसलिए वो क्या करते थे, अपने ज़मीन ये मनी लेंडर्स को दे देते थे और मनी लेंडर्स बदले में उनको पैसा दे रहा था। इन्हीं काम से मनी लेंडर्स उनको धोखा देके उनसे ज़्यादा ज़मीन ले लेते थे और बदले में कम पैसा वापस देते थे और ऐसे कुछ शर्त रखते थे ताकि ज़मीन उनके पास वापस कभी ना जाए और वो ज़मीन मनी लेंडर के पास चले जाए। तीसरा है उनको कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर क्रॉप्स की बात करी जाए तो मेनली 2 तरीके के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप्स और एक होता है कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स वो होते हैं जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे राइस, व्हीट, ये सब, और कैश क्रॉप वो होते हैं जो क्रॉप उगाए जाते हैं ताकि बाहर बेचे जाए और उससे पैसा आए। तो जो ब्रिटिशर होते थे वो कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोलते थे कि कैश क्रॉप्स से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था और फार्मर्स चाहते थे फूड क्रॉप्स ग्रो करना क्योंकि वो जानते थे कि अगर प्रॉफिट भी ना हो पाए तो एटलीस्ट वो अपने फैमिली के पेट भर के लिए खाना जुगाड़ कर सके और इसके लिए फूड क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, ब्रिटिशर्स फार्मर्स से ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोलते थे। इससे जो लिविंग कंडीशन था फार्मर्स का दिन के दिन बुरा होते गया क्योंकि उनके ऊपर जो ज़मींदार और मनी लेंडर्स थे वो उनके ऊपर टॉर्चर करते थे फार्मर्स के ऊपर। और फार्मर्स के ऊपर जो टॉर्चर करते थे, फार्मर्स जब जाते थे ब्रिटिशर के पास कि ब्रिटिश उनको पनिशमेंट दे तो ब्रिटिशर उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं देता था कि ज़मींदार और मनी लेंडर जो भी टॉर्चर करते थे उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता था ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कोड बना के, लॉ बना के कि वो बहुत सही काम कर रहे हैं, पर उनका मतलब ऐसा कभी नहीं था और वो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते थे। अब देखेंगे इसके लिए कौन कौन सा रिवोल्ट हुआ है इंडिया में। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर रिवोल्ट देखा जाए तो काफ़ी इंडिया में काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए थे। पहले पंजाब की बात करते हैं। 10 साल तक 1890 से 1900 तक लिविंग कंडीशन जो फार्मर्स का था उसे बहुत बुरा बना दिया गया था। फार्मर्स का जो सिस्टम चल रहा था रियोथवाड़ी में उसमें उसे लैंड देना पड़ता था मनी लेंडर्स को। सिर्फ रियोथवाड़ी में नहीं, जमींदारी और महलवाड़ी सब तरफ अगर देखे तो फिर मनी लेंडर्स जो थे उनको ज़मीन देते थे और बदले में पैसा लेके फिर ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिशर्स को अगर टैक्स नहीं दिए तो वापस ज़मीन ब्रिटिशर्स से ले लेंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स को किसी भी हालत में फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था और इसके लिए जाते थे वो मनी लेंडर्स के पास। मनी लेंडर्स उनके ज़मीन लेके फिर उनको कुछ पैसा देते थे, पर ज़मीन वो ऐसे लेते थे, ऐसे शर्त पे लेते थे ताकि उनको ज़मीन फिर से कभी वापस ना मिल पाए और वो ज़मीन उनके पास रह जाए, मनी लेंडर के पास।
तो इस रिवोल्ट में क्या हुआ, पंजाब के रिवोल्ट में जो मनी लेंडर थे उन पे अटैक कर दिया गया। अब जब झगड़ा हो रहा था फार्मर्स और मनी लेंडर्स के बीच में, तब मनी लेंडर्स अपना पेपर दिखाते थे और बोलते थे फार्मर्स ने उन पे साइन किया है। फार्मर्स को कुछ बोल के दूसरे पेपर पे साइन करवाते थे। मान लीजिए किसी पेपर पे उन्होंने साइन करने के लिए बोला, मनी लेंडर ने बोला कि पेपर में लिखा हुआ है कि 10 महीने बाद तुम पूरा पैसा मुझे वापस कर दोगे। पर जिस पेपर में फार्मर ने साइन किया, क्योंकि फार्मर को तब लिखना पढ़ना नहीं आता था, फार्मर ने जो साइन किया उसमें लिखा हुआ कि 10 काठा जमीन जो फार्मर का है वो मनी लेंडर को दे रहा पैसे के बदले में। तो ऐसे गलत कागज़ों में वो साइन करवाता था मनी लेंडर फार्मर से। तो जब कोर्ट में केस होता था तब मनी लेंडर अपना कागज़ देता था और कोर्ट केसेस जीत जाता था। इसीलिए मनी लेंडर्स पे अटैक किया गया और जितना भी उनका कागज़ है, ऑफिस है, सब कुछ जला दिया गया और हटा दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश आर्मी बाद में आई ताकि ये रोक दिया जा सके और इसके लिए पास किया गया पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। इसमें ये नियम बनाया गया कि कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ लैंड नहीं होगा। अगर आप फार्मर्स को कोई भी पैसा देना चाहते, मनी लेंडर्स मान लीजिए अगर फार्मर्स को कोई भी पैसा देना चाहते तो लैंड के बदले नहीं दे सकते। वो दूसरा कुछ जैसे गाय हो गया, ज़मीन हो गया, घर हो गया, ये सब अपने पास रख सकते हैं, पर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड के बदले कभी भी कोई पैसा नहीं दे सकते। जो ट्रांजैक्शन होगा फार्मर्स और मनी लेंडर्स के बीच, वो कभी भी पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बीच में लैंड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। लैंड एलियनेशन एक्ट में यही पास किया गया। अब अगला हम लोग देखेंगे बिहार में चंपारण एक्ट, जिसके लिए गांधी जी काफ़ी फेमस हुए थे। गांधी जी का अगर देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी अपना जीवन साउथ अफ्रीका में बिताया था और साउथ अफ्रीका में लोग उनको काफ़ी मानते थे। पर वो जब इंडिया में आए, इंडिया में लीडर्स तो उनको मानते थे, पर जो आम लोग फार्मर्स और दूसरे लोग उनको उतना ज़्यादा नहीं मानते थे। पर ये चंपारण सत्याग्रह के बाद पूरे इंडिया में गांधी जी का काफ़ी नाम हो गया। अब चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे। ये स्टार्ट हुआ था आपके 1917 में। पेशेंट्स इसमें 3 काठिया सिस्टम के अगेंस्ट थे। अगर हम लोग पेशेंट रिवॉल्ट देखेंगे, उसमें आपने पहले देखा कि कैश क्रॉप ज़बरदस्ती इंडियन फार्मर्स से ग्रो करने के लिए बोला जाता है। कैश क्रॉप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप था इंडिगो क्रॉप। इंडियन फार्मर्स को ज़बरदस्ती इंडिगो क्रॉप ग्रो करने के लिए बोला जाता है। इंडिगो क्रॉप जैसा आपको पता ही होगा कि ज़मीन को नष्ट कर देता है, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। इसलिए जो फार्मर्स होते थे वो इंडिगो क्रॉप ग्रो करना नहीं चाहते थे। पर ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इंडिगो क्रॉप ग्रो किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था ब्रिटेन में या ब्रिटिश में, वो हो रहा था। ये सब इंडिगो क्रॉप और रॉ मटेरियल्स जो इंडिया से जा रहा था, उसी से उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिगो प्लांट, रॉ इंडिगो प्लांट। तो आप समझिए 3 काठिया सिस्टम क्या है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा नियम बनाया कि अगर किसी फार्मर के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन उनको इंडिगो ग्रो करना ही पड़ेगा, और अगर वो इंडिगो ग्रो नहीं करना चाहते तो उनको बहुत हेवी टैक्स देना पड़ेगा। तो फार्मर्स, जैसा आपको पता है, ज़्यादातर मिडिल क्लास और बहुत ही गरीब होते थे और ब्रिटिशर्स उन पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे ताकि उनकी मनी कंडीशन अच्छी ना हो पाए। तो ज़्यादातर इसमें मान गए थे, पर बाकी फार्मर्स जो बोले थे कि इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, उनसे भी ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा हेवी टैक्स लेके उनसे भी ये मानने के लिए मजबूर किया गया था कि 20 कट्ठा का ज़मीन होगा तो उसमें से 3 कट्ठा आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। मान लीजिए 40 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से अगर 6 कट्ठा हम लोग इंडिगो कल्टीवेशन करें तो हम लोग के पास बचता है सिर्फ 34 कट्ठा। 34 कट्ठा बचने के बाद आपको जैसे पता ही होगा, इंडिगो कल्टीवेशन जब आप करते हैं तब ज़मीन की क्वालिटी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो 34 में से भी मान लीजिए फिर से 4 कट्ठा हो गया आपका इंडिगो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। फिर अगले साल और भी ज़मीन कम हो गया और 30 कट्ठा ज़मीन से बच जाता था, 30 कट्ठा ज़मीन बचता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो ऐसे आप देख रहे ज़मीन आस्ते आस्ते हर साल जब इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा है ज़मीन कम हो जा रहा है और फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। इसके लिए मेनली रिवोल्ट किया था आपके गांधी जी ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले बार यहाँ पर सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह मतलब
पीसफुल रिवोल्ट बोला जा सकता है, जिसमें कि इन्होंने बोला था कि ये ब्रिटिश की जो सिस्टम है, ये 3 कट्टा सिस्टम, ये वो लोग फॉलो नहीं करेंगे और वो लोग कोई प्रोटेस्ट करने के लिए ये सब टैक्स देना बंद कर देंगे, पर वो लोग ब्रिटिशर्स पे अटैक नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट हुआ एबॉलिशन ऑफ द 3 कट्टा सिस्टम। एबॉलिशन ऑफ द 3 कट्टा सिस्टम, 3 कट्टा सिस्टम को हटा दिया गया। इसके बाद आता है बंगाल। बंगाल में है आपका इंडिगो एजिटेशन। 1859 से 1860 तक हुआ था ये लड़ाई। 1859 से 1860 हुआ था। ये हुआ था फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। बंगाल में ये लड़ाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार, बंगाल और ज़्यादातर आप इंडिया के अगर पार्ट देखेंगे, ज़्यादातर ये कल्टीवेशन के लिए लड़ाई हुआ था और मेनली हुआ था आपकी इंडिगो कल्टीवेशन और ज़मींदारी सिस्टम को लेके। ज़मींदारी सिस्टम का दूसरा नाम परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें लीडर्स थे विष्णुचरण और दिगंबर विश्वास। ये इंडिगो एजिटेशन इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देखेंगे जब फार्मर्स और एडुकेटेड लोग जैसे राइटर्स एक साथ मिल जाते हैं तब पावर और फोर्स कितना बढ़ जाता है और गवर्नमेंट या फिर जो भी प्रेशराइज कर रहा है उनको गिव अप करना पड़ता है। दीनबंधु मित्रों ने एक नाटक लिखा, नाटक का नाम था नील दर्पण। ये नाटक आपके इंग्लैंड और ब्रिटेन में भी काफ़ी फेमस हुआ था। इस नाटक में दिखाया गया था कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडियन फार्मर्स पे टॉर्चर कर रहे और इंडियन फार्मर्स को नील कल्टीवेशन के लिए मजबूर कर रहे थे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्तो ने। तो नील दर्पण जो हुआ था, अगर आप मान लीजिए कि आपको एक न्यूज़पेपर दिया गया या फिर आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप वीडियो या फिर जो आप सामने से देखते हैं उससे पसंद करेंगे। तो इस प्ले ने वही काम किया कि लोगों के सामने ला के रख दिया कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और इसका इम्पॉर्टेंट बात है, ये ब्रिटेन में भी जाके दिखाया गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। हरीशचंद्र मुखर्जी ने अपने न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट में ये हर दिन हाईलाइट करते थे कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फार्मर के ऊपर कितना टॉर्चर किया जाता है। जब पूरे दुनिया से इंग्लैंड के ऊपर या फिर ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर आया कि वो अपना ये टॉर्चर बंद कर दे, तब उन्होंने कमीशन बैठाया, इंडिगो कमीशन 1869। ये कमीशन दूसरे कोई भी कमीशन जो इंडिया के इंडिपेंडेंस बाद भी बैठता है, कोई भी दूसरे कमीशन के जैसा ही है, जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है और असलियत में कोई काम नहीं होता। तो इंडिगो कमीशन या फिर जो भी आप कमीशन देखेंगे, जो भी आप ब्रिटिशर्स ने बाद में भी बनाए, सारे कमीशन सेम थे। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक कमीशन बैठाया जाता है, पर असलियत में कोई भी काम नहीं होता था। अब देखेंगे तिभागा रिवोल्ट। तिभागा रिवोल्ट आपके बंगाल में हुआ था और ये हुआ था 4 साल के लिए, 1946 और 1951 में। ये मेनली हुआ था आपके नॉर्थ बंगाल में। इसमें जो फार्मर्स थे उन्होंने बोला था जो टोटल इनकम होता है उसका 1/3 वो टैक्स देंगे और बाकी 2/3 प्रॉफिट वो अपने पास रख लेंगे। इसके लिए स्टार्ट किया गया था ये तिभागा रिवोल्ट। इसके प्रोमिनेंट लीडर्स की बात की जाए तो फिर इसमें आते हैं कंसारी हलदार, अशोक बोस और रासबिहारी घोष। 3 कट्टा ये तिभागा रिवोल्ट जो हुआ था वो इंडिपेंडेंस के बाद भी चला था और इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिलने वाला था उस टाइम स्टार्ट हुआ था। अब देखेंगे गुजरात में क्या रिवोल्ट हुआ था। बारदौली रिवोल्ट। चंपारण रिवोल्ट से जैसे गांधी जी का नाम हुआ था, बारदौली रिवोल्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हुआ था। ये बारदौली रिवोल्ट हुआ था 1927 में। ये बारदौली में हुआ था, बारदौली जो कि आपके गुजरात में है। द मूवमेंट इंक्रीज्ड अगेंस्ट इंक्रीज टैक्सेस। तो मैंने बोला था कि जो भी पेजेंट रिवोल्ट हुआ था वो मेनली 2 कारण से हुआ था। एक आपके टैक्स के वजह से या फिर आपके कैश क्रॉप के वजह से। अगर टैक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया था ज़मींदारी सिस्टम में, और अगर कैश क्रॉप्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर हुआ था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पर टैक्स की बात की जा रही है, जो सेटलमेंट होता था टैक्स का वो अचानक से ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बढ़ा दिया था। इसके लिए भी एक नॉन वायलेंस
नॉन वायलेंट रिवोल्ट किया था, जिसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। जो महिलाएं इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे कि फार्मर्स के साथ, उन्होंने इनको नाम दिया था सरदार। उसी से नाम पड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे पहले आता है डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स भी सेम वो मनी लेंडर के खिलाफ हुआ था। ये हुआ था 1875 में, और ये अहमदाबाद नगर और पूना में हुआ था। तो जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर जो टॉर्चर करते थे वो इंडियंस में ज़मींदार और मनी लेंडर्स करते थे। मनी लेंडर्स जितने भी ज़मीन थे वो सब ले लेते थे, और जितने कोर्ट में केस होते थे मनी लेंडर के खिलाफ, तब वो अपना पेपर दिखाते थे जिसमें फार्मर्स से चालाकी से साइन करवा लेते थे ये मनी लेंडर्स। तो यहाँ के फार्मर्स को वो आस्ते आस्ते समझ में आ गया, और उनको ये भी समझ में आ गया कि अगर ये पेपर नहीं रहेगा तो फिर मनी लेंडर के पास कोई भी प्रूफ नहीं है ये दिखाने के लिए कि वो ज़मीन मनी लेंडर का है। इसलिए जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अटैक किया, मनी लेंडर्स की दुकान लूट लिया, जितना भी पैसा था, और सारे डॉक्यूमेंट्स बर्बाद कर दिया। इसके लिए वहाँ की जो लोकल पुलिस है पहले इन्हें रोकने की कोशिश कर दी है, पर लोकल पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती और बाद में वहाँ पर आर्मी को बुलाना पड़ता। इसके लिए साइन हुआ था डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। इसके बाद हम लोग देखेंगे केरला। ये लास्ट है। केरला में हुआ था मोपला रेबेलियन। मोपला रेबेलियन एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रेबेलियन है। कोई कोई इसे बोलता है अगेंस्ट हिंदू, और कोई कोई इसे बोलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो हम इसके डिटेल्स देख लेंगे एक बार। ये हुआ था 1921 में, और इसमें 1921 वो समय था जब हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए थे, और उनमें काफ़ी टेंशन चल रहा था। हिंदू और मुस्लिम लीग भी बन चुका था, और मुस्लिम लीग हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि मुस्लिम लीग अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम लीग के अच्छे के लिए ब्रिटिशर्स भी काम करेंगे, और मुस्लिम लीग के जितने भी लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कभी नहीं किया जाएगा। तो ये रेबेलियन जो स्टार्ट हुआ था, इसमें जो मोपला पेसेंट्स है जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम थे, वो ज़मींदार के खिलाफ गए थे, पर ज़मींदार ज़्यादातर आपके हिंदू थे। जो वहाँ के केरला के हिंदू ब्राह्मण ज़मींदार थे वो ज़्यादातर ज़मींदार हुआ करते थे, और इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि मोपला पेसेंट जो कि मुस्लिम है वो ज़मींदार के खिलाफ जा रहे हैं जो कि हिंदू है। तो इसे मेनली हाईलाइट किया हिंदू वर्सेस मुस्लिम के हिसाब से। ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ये काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ऐसा ही हाईलाइट किया था। पर ये हाईलाइट करने का एक वजह भी है। जो मोपला पीसेंट्स के लीडर्स थे जैसे अली मुस्लिया, उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि हिंदूज पे अटैक हो, और हिंदू जो पेसेंट है या फिर फार्मर्स है उन पर कभी अटैक हो। पर जब वो अटैक की बात करते हैं तब मुस्लिम फार्मर्स से बहुत जन ने ऐसा समझा कि वो हिंदूज पे अटैक करना है और ब्रिटिशर्स पे अटैक करना है, मतलब उसे एक मुस्लिम स्टेट बनाना है। इसलिए काफ़ी हिंदूज पे भी अटैक किया गया बिना वजह। इसलिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी बोला था। इसमें अटैक किया गया, और ये कोई नॉन वायलेंट नहीं था, ये एक आर्म्ड रेबेलियन था। आर्म्ड रेबेलियन मतलब जिसमें बंदूक या फिर तलवार या फिर कोई भी मीन्स ऑफ वायलेंस यूज़ किया जाता है। इसमें जो पुलिस स्टेशन है, पब्लिक ऑफिसेस है, ये सब बर्बाद कर दिए गए। आप समझिए, जब भी आप कोई बंदूक उठाते या फिर कोई आर्म्ड रेबेलियन करते हैं, इसका मतलब आप गवर्नमेंट को भी एक परमिशन दे रहे हैं कि वो भी अपना बंदूक उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरी है कि वो अपने आप को डिफेंड करें। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मोस्ट ब्रूटल सप्रेशन किया इस मोपला रेबेलियन का। अगर मोपला रेबेलियन की बात की जाए तो ये अभी भी कंट्रोवर्सी चलता है, और इस साल उसका 100 ईयर्स होगा। 1921 में हुआ था और 2021 में ख़त्म होगा। इसका बहुत सारा डिबेट होगा, जैसे ये एंटी हिंदू था या फिर ये सिर्फ एंटी ब्रिटिशर था, जिसे ब्रिटिशर्स ने एंटी हिंदू दिखाया ताकि इंडियंस का सपोर्ट जीतवाए। इसके लिए काफ़ी डिबेट होंगे। आप चाहे तो यूट्यूब में इसके बारे में जो जो डिबेट है वो देख सकते हैं। अगर कंक्लूशन की बात की जाए तो फिर जितने भी सॉल्यूशन थे जो भी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को या फिर फार्मर्स को दिए थे, सारे आपके टेम्परेरी थे और कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। मतलब अगर कोई एक्ट भी पास किया जा रहा था तो वो 1 साल या फिर 1.5 साल तक वो एक्ट चलता था और वो हटा दिया जाता था। और कमीशन कोई भी काम का नहीं था, और कमीशन का रिपोर्ट हर बार आता था
कि फार्मर्स गलत है और जितने ज़मींदार थे, मनी लेंडर्स या फिर ब्रिटिशर्स थे, वो लोग सही थे। और ब्रिटिशर ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में वो 2 डिवीज़न कर रहे थे। पहले वो ज़मींदार्स और फार्मर्स, हाई क्लास और लो क्लास के बीच एक डिवाइड कर रहे थे, और दूसरा डिवाइड जो कि आपको सबको ही पता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवीज़न कर रहे थे, क्योंकि उनका मेन रूल था डिवाइड एंड रूल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जिन्होंने हिस्ट्री के MCQ सॉल्व करने, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स अगर आपको देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है अगले वीडियो में।